नेटफ्लिक्स का एक पैटर्न सा बन गया है, वो हॉलीवुड लाइव एक्शन एनिमे एडेप्टेशन को ग्रीन लाइट देता रहता है। याद है जब डेथ नोट वाली फिल्म आई थी और फौरन ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाली एडेप्टेशन में से एक बन गई। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए नेटफ्लिक्स ने जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने काउबॉय बेबॉप रिलीज कर दिया और फिर से लोगों का भरोसा हिल गया। मुझे लगा था कि अब थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा कूल डाउन करेंगे, लेकिन नहीं, फिर आ गया वन पीस। मैंने इसके सीजन 1 का रिकैप बनाया है, आप देखना चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये लाइव एक्शन सीरीज मांगा और एनिमे पर बेस्ड है, जो इचिरो ओडा ने क्रिएट की है। हो सकता है मैं नाम गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। शो रनर्स मैट ओवन और स्टीवन मेजा ने मांगा के लगभग 11 वॉल्यूम, जो 90+ चैप्टर्स के बराबर है, या फिर एनिमे के लगभग 44 एपिसोड्स को सिर्फ 8 एपिसोड में फिट कर दिया और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो उन्होंने स्ट्रॉ हैट के शुरुआती दिन दिखाए हैं और कहानी को एलोंग पार्क की जंग पर खत्म कर दिया। इतना बड़ा कंटेंट इतने छोटे फॉर्मेट में डालने की वजह से काफी मेजर चेंजेस और डिफरेंसेस आए हैं। तो चलिए उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। लाइव एक्शन वन पीस का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट शायद ये है कि वाइस एडमिरल गर्ब, कॉबी और हेलमेप्पो को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। हाँ, एनिमे में भी ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन लूफी के शुरू के एडवेंचर में ये लोग इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। दोनों वर्जन्स में मंकी डी लूफी कॉबी को एल्विडा से फ्री करता है और उसे मरीन्स ज्वाइन करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन एनिमे में कॉबी का प्रॉपर आर्क तब वापस पिक होता है जब नमी और एरलॉन्ग वाली स्टोरी लाइन खत्म हो जाती है। लाइव एक्शन में कॉबी को कहानी में लगभग हर जगह घुसाया गया है। और फिर आता है गर्ब का एंगल। एनिमे में मंकी डी गर्ब की प्रॉपर एंट्री काफी बाद में होती है, लगभग एपिसोड 68 के आसपास, पर लाइव एक्शन में वो शुरू से ही लूफी के पीछे पड़ा रहता है, बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पर केयर करने वाले दादाजी की तरह जो अपने पोते पर नजर रखता हो। यहाँ उसका रीजन बस फैमिली वाली टेंशन जैसा लगता है। मुझे लगता है शो रनर्स ने कहानी को फास्ट और इंटेंस बनाने के लिए ऐसा किया। एनिमे का मूड ज्यादा चिल और एडवेंचर टाइप है, लेकिन लाइव एक्शन में टेंशन क्रिएट करने के लिए गर्ब और मरीन्स को शुरू से ही स्ट्रॉ हैट के पीछे लगा दिया गया। एक और बड़ा चेंज ये है कि लाइव एक्शन में गोल्डी रॉजर की एग्जीक्यूशन के वक्त गर्ब को वहां दिखाया गया है, जबकि एनिमे में ऐसा नहीं होता। ये सब चेंजेस क्लियरली शो करते हैं कि एडेप्टेशन ने पेसिंग और टोन को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक और फास्ट बना दिया है। एनिमे वर्जन में जोरो की एंट्री काफी इंटेंस होती है। जब हम उसे पहली बार देखते हैं, वो एक यार्ड में पोल से बंधा होता है, बिना खाने पानी के लगभग 1 महीने से। रीजन भी काफी इमोशनल है। कुछ दिन पहले कैप्टन मॉर्गन के बेटे हेलेम्पो ने अपने पेट वुल्फ डॉग के साथ शहर में आतंक मचाया था। जोरो ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और एक माँ और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तब हेलमेप्पो ने उसे धमकी दी, अगर मॉर्गन को पता चला तो वो उस माँ और बच्चे को पनिश करेगा। फिर उसने जोरो को चॉइस दी, या तो खुद पनिशमेंट एक्सेप्ट करे या उन दोनों को सफर करने दे। ऑब्वियसली जोरो ने खुद सजा लेना चूज किया, इसलिए जब मंकी डी लूफी उससे मिलता है तब वो उस हालत में होता है, भूखा प्यासा लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़ा। लाइव एक्शन वन पीस में एंट्री थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ जोरो को पहले से ही एक एक्टिव बाउंटी हंटर के रूप में दिखाया गया है। वो बैरक वर्कर्स के एक एम्प्लॉय की बाउंटी कलेक्ट करता हुआ नजर आता है और फिर एक बार में हेलमेप्पो से उसकी मुठभेड़ हो जाती है। लाइव एक्शन में जब हेलेम्पो जोरो को बोलता है कि कैप्टन मॉर्गन उसे जो चाहे दे सकता है, तब जोरो खुद मॉर्गन से मिलने चला जाता है। मॉर्गन उसे देखकर इम्प्रेस होता है और मरीन्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन जोरो सीधा मना कर देता है। उसे सिर्फ अपनी बाउंटी का पैसा चाहिए। तब कैप्टन मॉर्गन कंडीशन रखता है, अगर पैसा चाहिए तो 7 दिन तक भूखे प्यासे पोल से बंधे रहना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में किसी भी मरीन ब्रांच से बाउंटी कलेक्ट नहीं कर पाएगा। और जोरो इस डील को मान लेता है। इस पॉइंट के बाद एनिमे और लाइव एक्शन दोनों वर्जन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं। जब मंकी डी लूफी जोरो को फ्री करता है और फिर कैप्टन मॉर्गन के खिलाफ फाइट होती है। बस एक मेजर डिफरेंस ये है कि एनिमे में नमी इनके साथ ज्वाइन नहीं करती उस वक्त, लेकिन लाइव एक्शन में वो ऑलरेडी टीम का पार्ट होती है। ये चेंज थोड़ा मैनेजेबल लगता है क्योंकि पेसिंग टाइट रखनी थी। लेकिन जो सबसे अजीब चेंज लगता है वो जोरो की मोटिवेशन का है। एनिमे में वो एक सेल्फलेस इंसान लगता है जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करता है। लाइव एक्शन में उसका रीजन ज्यादा पर्सनल और पैसा ड्रिवन फील होता है, थोड़ी सी मतलबी वाली वाइब आ जाती है। कैरेक्टर का मोरल वेट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। और हाँ, जोरो की इमोशनल बैक स्टोरी विद कुइना भी लाइव एक्शन में तब दिखाई जाती है जब वो एक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। एनिमे वर्जन में नमी को पता चलता है कि खजाने का मैप कैप्टन मॉर्गन की तिजोरी में नहीं है, क्योंकि उसे पायरेट बग्गी चुरा चुका होता है।
इसी वजह से नमी उस गांव में पहुंचती है जहां बगी ने लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। वहां नमी चालाकी से मैप चुरा लेती है और भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मंकी डी लूफी को एक बड़ी सी चिड़िया उड़ा ले जाती है और उसी गांव में ड्रॉप कर देती है। जोरो उस बर्ड का पीछा करते हुए सेम जगह पहुंच जाता है। लूफी अपने स्टाइल में नमी को कन्विंस करता है कि वो उसकी नेविगेटर बन जाए, लेकिन नमी अपना सर्वाइवल गेम खेल रही होती है। वो लूफी को ही मैप चोर बनाकर बगी के हवाले कर देती है। जब बगी उसे ऑर्डर देता है कि लूफी को मारकर अपनी लॉयल्टी प्रूव करे, तब नमी मना कर देती है। यहाँ क्लियरली दिखता है कि वो लालची हो सकती है लेकिन बेरहम नहीं। इसी बीच जोरो भी सीन पर आ जाता है और फाइनली ये तीनों एक साथ खड़े होते हैं। फिर शुरू होती है फुल ऑन फाइट। जोरो पहले ही काफी बुरी तरह जख्मी होता है, फिर भी फाइट करता रहता है। मोजी और उसका ह्यूज लायन रिची पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। मेयर भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। दूसरी तरफ केबेजी और जोरो के बीच इंटेंस स्वॉर्ड फाइट होती है, जबकि नमी स्मार्टली बगी के फ्लोटिंग बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर लेती है और मंकी डी लूफी उसे लिटरली हवा में उड़ाकर समुद्र के पार भेज देता है। फाइट के बाद ट्रायो बगी का खजाना लेकर भाग जाता है। असल में गांव वालों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने इनकी हेल्प की है। वो इन्हें चोर समझकर भगा देते हैं, लेकिन मेयर और चोचो उनकी तरफ से डिफेंड करते हैं, जिस वजह से उनका गुड बाय थोड़ा स्वीट और इमोशनल लगता है। लाइव एक्शन में ये पूरा सेटअप चेंज हो जाता है। यहाँ बगी स्ट्रॉ हैट को ड्रग करके किडनैप कर लेता है, जिससे टोन थोड़ा डार्कर और कंट्रोल्ड हो जाता है और एनीमे वाला कियोटिक इमोशनल टाउन डिफेंस वाइब थोड़ा कम हो जाती है। लाइव एक्शन में बगी आर्क का पूरा सेटअप ही अलग लेवल का ड्रामेटिक बन गया है। मैप को सेफ रखने के लिए मंकी डी लूफी उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के साथ ही उसे निकल जाता है। फिर बगी उसे टॉर्चर करता है, पहले उसकी बॉडी स्ट्रेच करके और फिर उसे सी वाटर टैंक में डुबो देता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेविल फ्रूट यूजर प्लस सी वाटर यानी बिग प्रॉब्लम। इधर केबेजी जोरो पर चाकू फेंक रहा होता है और नमी को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मोजी प्रेजेंट तो है लेकिन ज्यादा असरदार रोल नहीं मिलता और रिची तो पूरा गायब ही है। ये सब एक क्रीपी सर्कस टेंट के अंदर हो रहा होता है, जहाँ गांव वाले कुर्सियों से बंधे होते हैं। आखिर में नमी और जोरो खुद को फ्री करते हैं, लूफी को टैंक से बाहर निकालते हैं और फिर लूफी और नमी बेसिकली वही काम करते हैं जो एनीमे वर्जन में किया था, बगी को हराना और फिर उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर देना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि लाइव एक्शन में बगी को इतना दूर नहीं फेंका जाता, वो अगले एपिसोड में ही अपने बॉडी पार्ट्स के साथ वापस रीयूनाइट हो जाता है। और ऑनेस्टली यहाँ से लगता है कि लाइव एक्शन बगी को लॉन्ग टर्म यूज करने का प्लान बना रहा है। और हाँ, उसके कैरेक्टर में और भी लेयर्स ऐड की गई हैं, जिन पर बात करना तो अभी बाकी है। लाइव एक्शन में सबसे पहला बड़ा चेंज ये है कि उसोप पायरेट नाम की कोई गैंग है ही नहीं, सिर्फ उसोप अकेला है। उसकी पर्सनालिटी, झूठ बोलने की आदत और सपनों वाली वाइब से सब एनीमे जैसी ही रखी गई है, लेकिन उसका छोटा सा फन क्लब टाइप पायरेट क्रू पूरा हटा दिया गया है। एनीमे में स्ट्रॉ हैट को आइकॉनिक शिप गोइंग मरी तब मिलती है जब वो कैप्टन कुरो का मैटर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लाइव एक्शन में लूफी सिर्फ विलेज पहुंचते ही गोइंग मैरी चूज कर लेता है, जैसे शिप सिलेक्शन पहले ही लॉक हो गया हो। और डिफरेंसेस यहीं खत्म नहीं होते। एनीमे में शाम और बुची लास्ट एक्ट में एंट्री मारते हैं और वो भाई होते हैं। लाइव एक्शन में ये दोनों शुरू से ही कुरो के साथ काया के मेंशन में काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि लाइव एक्शन वर्जन में शाम, बुची और कुरो मिलकर काया को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहे होते हैं। एनीमे में प्लान थोड़ा अलग था, वहाँ काया को असल में एक हिप्नोटिस्ट जंगो के जरिए मारने का सेटअप होता है। लाइव एक्शन में न जंगो है न कुरो की पूरी पायरेट आर्मी। कोई बड़ा पायरेट क्रू आकर उसे रिक्लेम नहीं करता, कोई मैसिव बीच बैटल नहीं होती। और सबसे नोटिसेबल चीज, एनीमे में कुरो के स्पेशल मूव्स और उसका बेरसेक मोड काफी इंटेंस होता है। वो लिटरली अनकंट्रोलेबल स्पीड में सब पर अटैक करता है। लाइव एक्शन में वो बस तेजी से जिप करता हुआ एक डी ग्रेड हॉरर मूवी मॉन्स्टर जैसा लगता है। एक्शन का स्केल और मैडनेस दोनों काफी टोन डाउन फील होते हैं। एनीमे में कैप्टन कुरो के साथ जो फाइनल क्लैश होता है वो दिन में एक वैली के बीच तक स्ट्रेच होता है, फुल ऑन बैटलफील्ड वाइब। लाइव एक्शन में ये सब रात के अंधेरे में काया के मेंशन के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। टोन ज्यादा थ्रिलर जैसा फील हो जाता है, लेकिन स्केल छोटा फील होता है, क्योंकि यहाँ न जंगो है और न उसोप पायरेट, तो उसोप को किसी को इंस्पायर करने का बड़ा हीरोइक मूवमेंट नहीं मिलता। एनीमे में उसोप गांव वालों को मोटिवेट करता है, खुद का डर एक तरफ रखकर स्टैंड लेता है। वो ग्रोथ लाइव एक्शन में मिसिंग है। लाइव एक्शन में मरीन्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो गांव वालों के बुलाने पर नहीं, बल्कि मंकी डी गैर्ब के ऑर्डर्स पर लूफी और उसकी टीम को ट्रैक करते हुए।
एनीमे में एक इमोशनल मोमेंट होता है जब ओसोप फाइनली काया के घर में एंटर करता है। उसकी लॉयल्टी और दोस्ती फाइनली प्रूव होती है। लाइव एक्शन में वो स्पेसिफिक पे ऑफ नहीं मिलता क्योंकि फोकस ज्यादा थ्रिलर प्लॉट पर होता है। और कुरो की जो विजुअली स्टनिंग बैक स्टोरी एनिमे में दिखाई जाती है, उसकी फेक डेथ, पायरेट जिंदगी से भागने का प्लान, सब कुछ बहुत छोटा कर दिया गया है क्योंकि ब्लैक कैट पायरेट की पूरी आर्मी ही एब्सेंट है। लाइव एक्शन कुरो बस एक छोटी सी बोट लेकर चुपके से निकल जाता है। कोई मैसिव आफ्टरमैथ नहीं, कोई पायरेट क्रू रिक्लेम करने नहीं आता। लाइव एक्शन ने कुछ ऐसे कट्स किए हैं जो ऑनेस्टली दिल तोड़ने वाले हैं। सबसे बड़ा मिस, गेमन। एनीमे में वो बंदा जो सालों से खजाने पर अटका हुआ है और अजीबो गरीब हाइब्रिड एनिमल्स के साथ आइलैंड पर रहता है, प्योर गोल्ड है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी एब्सर्ड बैक स्टोरी और वो पूरा सररियल वाइब, सब मिलकर एक ऐसा इमोशनल कॉमेडी ब्रेक देते हैं जो वन पीस का हार्ट डिफाइन करता है। उसके एनिमल फ्रेंड्स लिटरली ऐसे लगते हैं जैसे एबॉल टेबॉल की दुनिया से भाग कर आ गए हों। लाइव एक्शन में ये पूरा चंक ही गायब है। फिर आते हैं जॉनी और येसाकू पर, जोरो के दो मस्त, थोड़े ओवर द टॉप बाउंटी हंटर दोस्त। ये दोनों भी शो में नहीं हैं और ऑनेस्टली क्यों नहीं है इसका प्रॉपर रीजन समझ नहीं आता। एनीमे में ये सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं थे, एरलॉन्ग पार्क तक इनका कंट्रीब्यूशन रहता है और ग्रुप डायनेमिक में एक अलग ही एनर्जी ले आते हैं। लगता है जैसे गर्भ और मरीन वाले एक्सपेंडेड सब प्लॉट की वजह से इन सब कैरेक्टर्स को कट कर दिया गया। स्क्रीन टाइम लिमिटेड था तो साइड एडवेंचर्स और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स सेक्रीफाइस कर दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंट्री वन पीस का चार्म सिर्फ मेन प्लॉट में नहीं बल्कि इन छोटे, वियर्ड, फनी डिटोर में था। जब वो हटा देते हैं तो दुनिया थोड़ी छोटी और कम सन की फील होने लगती है। गुड न्यूज ये है कि सेंजी और जेफ का इमोशनल बेस लाइव एक्शन में स्ट्रॉन्ग ही रहता है। उनका पास्ट, रिस्पेक्ट और भूख की वैल्यू वाला थीम प्रॉपरली फील होता है। उनके बॉन्ड को मेस नहीं किया गया। पर एंट्री का पूरा सेटअप अलग है। लाइव एक्शन में स्ट्रॉ हैट सीधा बेरेटी पहुंचते हैं, जबकि एनिमे में पहले लेफ्टिनेंट फुल बॉडी के साथ क्लैश होता है। बेरेटी डैमेज हो जाता है और मंकी डी लूफी को काम करके पैसा चुकाना पड़ता है, जो थोड़ा लाइट सिटकॉम टाइप लगता है। और हाँ, सेंजी वर्सेस फुल बॉडी वाला पर्सनल ईगो मूवमेंट भी मिसिंग है। एनिमे में वही सीन सेंजी की सेल्फ रिस्पेक्ट को सॉलिड हाईलाइट करता था, यहाँ वो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। लाइव एक्शन में जिन, जो क्रैक पायरेट का मेंबर है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। एनिमे में जिन का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और लॉयल्टी एंगल काफी स्ट्रॉन्ग था। अब आते हैं सबसे बड़े कट पर, डॉन क्रेग। एनिमे में उसका पूरा इन्वेजन, उसकी मैसिव फ्लीट और लूफी के साथ एपिक बैटल, सब कुछ एक मेजर आर्क था। वो फाइट लूफी की फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा उसकी मेंटल टफनेस का इम्तिहान थी। लाइव एक्शन में ये पूरा सीन डिलीट कर दिया गया। क्रेग बस एक छोटा सा कीमियो बनकर रह जाता है और फिर ड्रैकुले मिहॉक के हाथों मारा जाता है। सबसे पहले पर्ल, जो क्रेग पायरेट का इनविंसिबल शील्ड था, पूरा गायब है। एनिमे में उसका ओवर द टॉप आर्मर और ड्रामेटिक एंट्री एक अलग ही फ्लेवर ऐड करता था। लाइव एक्शन ने उसे पूरी तरह स्किप कर दिया। अब बात करते हैं ड्रैकुल मिहॉक की। एनिमे में उसकी एंट्री लेजेंडरी थी। पूरा बिल्डअप, सी स्प्लिट करना, डॉन क्रेग की फ्लीट को एक ही हाथ से बर्बाद कर देना, एक मिथिक ऑरा क्रिएट होता है। लाइव एक्शन में वो बस एक स्टाइलिश स्वॉर्ड बिल्डिंग पायरेट जैसा लगता है, जो मंकी डी गैर्ब के कहने पर लूफी को अरेस्ट करने आया है। उसका वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन वाला लार्जर देन लाइफ इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। एनिमे में जोरो का बैक स्टोरी एपिसोड डेडिकेटेड होता है, स्पेशली उसका प्रॉमिस विद क्वीना, जिस वजह से मिहॉक के साथ उसका ड्यूएल इमोशनली हैवी लगता है। जब जोरो मिहॉक को चैलेंज करता है, वो सिर्फ एक फाइट नहीं होती, वो उसके सपने का डायरेक्ट टेस्ट होता है। लाइव एक्शन में ये इमोशनल वेट उतना डीपली कनेक्ट नहीं करता। अब जब मिहॉक जोरो के चेस्ट पर वो आइकॉनिक स्लैश देता है, एनिमे में वो मोमेंट गूज़बम्प लेवल का है। जोरो का खड़े रहना, अपनी पीठ न दिखाना और कहना कि स्कार्स ऑन द बैक आर अ स्वॉर्ड्समैन शेम, पूरा सीन लेजेंडरी बन जाता है। लाइव एक्शन वर्जन में वो इम्पैक्ट थोड़ा फ्लैट फील होता है, जैसे सीन जल्दी खत्म कर दिया गया हो। सबसे ऑकवर्ड जस्टिफिकेशन, मिहॉक लूफी को अरेस्ट नहीं करता क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, मतलब प्लॉट को आगे बढ़ाना था तो ये रीजन दे दिया। एनिमे में मिहॉक का कैरेक्टर अपनी मर्जी का मालिक है, किसी का हायर्ड हंटर जैसा फील नहीं होता। लाइव एक्शन में उसकी एजेंसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज लगती है। एनिमे में एरलॉन्ग की प्रॉपर एंट्री तब होती है जब स्ट्रॉ हैट्स कोकोयासी विलेज पहुंचते हैं, क्योंकि नमी गोइंग मैरी लेकर भाग चुकी होती है अपना कर्ज चुकाने के लिए। वहाँ पूरा इमोशनल बॉम्ब फूटता है। नमी का पास्ट, विलेजर्स का उसके बारे में गलत इंप्रेशन, एरलॉन्ग का मरीन्स के साथ डर्टी डील करके नमी को डबल क्रॉस करना, और फिर मंकी डी लूफी का आइकॉनिक हेल्प मी मूवमेंट के बाद रेस्क्यू मिशन। ये आर्क स्लो बर्न है, लेकिन जब पे ऑफ मिलता है तो सीधा दिल पर लगता है।
जबकि लाइव एक्शन में एरलॉन्ग पायरेट को बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उनका एक मेंबर बग्गी को किडनैप करता है और उसका कान जो लूफी के हेड पर लगा होता है उसे ट्रैकर की तरह यूज करके मैप का पीछा करता है। मतलब एरलॉन्ग को पहले ही मेन खतरा बना दिया जाता है। फिर जब एरलॉन्ग को पता चलता है कि स्ट्रॉ हैट बैरिटी में है, वो खुद वहां आ जाता है और लूफी से फाइट करता है। यहाँ नमी का बिट्रेयल भी थोड़ा डिफरेंट फील होता है। वो एरलॉन्ग के साथ कोकोयासी चली जाती है और मैप हैंडओवर करती है, लेकिन क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी एरलॉन्ग को विलन मोड में देख चुकी होती है, सस्पेंस कम हो जाता है। तो ये चेंज क्यों है? सिंपल गेस, लाइव एक्शन ने पेस फास्ट रखने के लिए स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई किया। एनिमे में हर विलन को अलग मिनी आर्क मिलता था, लेकिन लाइव एक्शन में एरलॉन्ग को पहले ही इंट्रोड्यूस करके एक कांस्टेंट लूमिंग थ्रेड बना दिया गया। इससे कहानी तो छोटी हो जाती है पर इमोशनल डेप्थ कम हो जाती है। और हाँ, फिजिकल डिफरेंस का टॉपिक अलग ही डिबेट है। एनिमे में लूफी वर्सेस विलन का डेविड वर्सेस गॉलिथ डायनेमिक विजुअली क्लियर होता है। लाइव एक्शन में वो स्केल थोड़ा डिल्यूटेड लगता है। एनिमे में एरलॉन्ग सिर्फ एक लोकल तानाशाह नहीं था, उसका सपना दुनिया को कंट्रोल करने का था। वो नमी की मैप ड्राइंग स्किल इसलिए यूज करना चाहता था ताकि दुनिया के हर कोने का डिटेल चार्ट बना सके और तब जाकर अपना एक्सपेंशन प्लान स्टार्ट करे। जब तक नमी का काम पूरा नहीं होता तब तक वो कोकोयासी से हिलता भी नहीं। एनीमे इस आर्क को सीरियसली ट्रीट करता है। लगभग 14 एपिसोड्स डेडिकेटेड हैं। नमी की बैक स्टोरी, विलेजर्स की रियलिटी, एरलॉन्ग की बिट्रेयल और स्ट्रॉ हैट वर्सेस फिशमैन के ऑल आउट वॉर को। इमोशनल बिल्टअप धीरे धीरे होता है, स्टेक लेयर बाय लेयर बढ़ते हैं और जब मंकी डी लूफी एरलॉन्ग पार्क की बिल्डिंग तोड़ता है, वो मोमेंट देखकर मजा ही आ जाता है। लाइव एक्शन में ये सब सिर्फ 3 एपिसोड में रैप हो जाता है और उन 3 एपिसोड्स में भी फोकस शिफ्ट होता रहता है। मंकी डी, गैप, कॉबी, हेलेम्पो, यहाँ तक कि बग्गी तक स्क्रीन टाइम ले लेते हैं। रफली देखा जाए तो एनिमे के पास कम से कम 6 घंटे का ब्रीदिंग स्पेस था, जबकि लाइव एक्शन के पास मुश्किल से 3 घंटे। नेचुरली डेप्थ कंप्रेस हो जाती है और जब डेप्थ कंप्रेस होती है तो फाइट का असर भी कम फील होता है। एनिमे में फाइट्स थोड़ी ओवर द टॉप है, लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग फील होता है। पंचेस हैवी लगते हैं, एरलॉन्ग की स्ट्रेंथ स्केरी लगती है और मंकी जी लूफी की जिद क्लियरली दिखाई देती है। लाइव एक्शन में फाइट्स ठीक हैं, पर उतना हैवी या इंटेंस फील नहीं होता। इमोशंस और एक्टिंग भी एनिमे के कंपैरिजन में कभी कभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। मेरे हिसाब से लाइव एक्शन एनिमे से अलग दिखाना चाहता है, इसलिए वो कुछ स्टोरी पार्ट्स हटा देता है, आर्क छोटे कर देता है, पर पेस फास्ट कर देता है। साथ ही मंकी डी गर्प और मरीन्स को पहले लाकर कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता रहता है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ होती है, शो एक तरफ अलग बनना चाहता है पर दूसरी तरफ एनिमे वाली फील भी कॉपी करना चाहता है। थोड़ा एग्जैजुरेटेड एक्शन, थोड़ा क्विरली टोन, जैसे याद दिलाना चाहता हो ये वही वन पीस है। इसी वजह से आइडेंटिटी थोड़ी मिक्स लगती है, न पूरी तरह फेथफुल न पूरी तरह नया वर्जन। अगर वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता तो स्टोरी को अपने तरीके से कॉन्फिडेंटली बताता। जल्दी जल्दी एनिमे के अर्ली एपिसोड्स को समराइज करने जैसा फील नहीं आता। एक्शन स्टाइल भी अपना यूनिक बना सकता था, इंस्टेड ऑफ हाफ एनिमे हाफ रियलिस्टिक मिक्स करने के। प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्टोरी कट भी करते हो और ओरिजिनल वाइब इमिटेट भी करते हो तो कंपैरिजन तो होगा ही। फिर ऑडियंस नेचुरली सोचती है अगर सेम फील रखनी थी तो इतना ट्रिम क्यों किया। सच बोलूं तो मांगा सीरीज सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग इमोशनल जर्नी है और जब जर्नी को शॉर्टकट बना देते हैं तो थोड़ा मैजिक कम हो ही जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।